कल्पना कीजिए कि एक कंपनी है जो मतलब दिवालिया होने की कगार पर खड़ी है। उसकी क्रेडिट रेटिंग एकदम रसातल में जा चुकी है। हाँ। और बाजार में उसके डूबने की अफवाहें गर्म है। ऐसे में तो कोई पास भी नहीं पटकेगा उस कंपनी के। वही तो। लेकिन सतह से देखने पर जो पागलपन लगता है, मतलब बड़े बड़े संस्थागत निवेशक उस कंपनी के बॉन्ड्स में करोड़ों रुपए झोंकने के लिए तैयार खड़े हैं। अरे वाह। हाँ, आखिर कोई अपना पैसा जानबूझकर आग में क्यों फेंकेगा? लेकिन फाइनेंस की दुनिया में ये कोई पागलपन नहीं है, ये रिस्क प्रीमियम का विशुद्ध गणित है। बिल्कुल। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम बैंकिंग और वित्तीय प्रबंधन के विस्तृत साहित्य और पाठ्य पुस्तकों का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मिशन ये समझना है कि फाइनेंस केवल मतलब हिसाब किताब या अकाउंटिंग का नीरस काम नहीं है। ये तो वो भौतिकी है, वो फिजिक्स है जो किसी भी व्यापार के गुरुत्वाकर्षण और गति को तय करती है। ये भौतिकी वाला नजरिया काफी सटीक है, क्योंकि देखिए, वित्तीय प्रबंधन का मूल अर्थ केवल पैसा जुटाना या उसे खर्च करना नहीं है। यह है असल में अनिश्चितता के माहौल में संसाधनों का इस तरह से आवंटन करना है जिससे संगठन का कुल मूल्य अधिकतम हो सके। अगर हम व्यापारिक संगठनों के बुनियादी ढांचे से शुरुआत करें तो यहीं से जोखिम और रिटर्न के नियम तय होना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, मतलब शुरुआत एकदम बेस से होती है। बिल्कुल। कानूनी ढांचा सिर्फ एक कागजी औपचारिकता नहीं है, यह तय करता है कि किसी बड़े संकट के समय किसकी संपत्ति सुरक्षित रहेगी और कौन सड़क पर आ जाएगा। और मुझे लगता है कि कानूनी ढांचे के चुनाव को अक्सर बहुत हल्के में लिया जाता है। मतलब लोग सोचते हैं कि बस दुकान खोली और काम शुरू। सही बात है। अगर हम व्यापार के शुरुआती स्वरूप की बात करें, जैसे एकल स्वामित्व जिसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं, और पार्टनरशिप, तो मैं सोच रही थी कि इनकी सबसे बड़ी रणनीतिक खामी असीमित देनदारी है। अनलिमिटेड लायबिलिटी। हाँ, ये एक ऐसी तलवार है जो हमेशा मालिक की गर्दन पर लटकी रहती है। मतलब व्यापार में हुए एक बड़े नुकसान का मतलब ये हो सकता है कि मालिक को अपना घर, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति तक बेचनी पड़े। और यही असीमित देनदारी बड़े पैमाने पर पूंजी जुटाने में सबसे बड़ी बाधा बनती है। खुद सोचिए, जब जोखिम की कोई सीमा ही नहीं है तो कोई भी निवेशक अपनी पूरी हैसियत दांव पर लगाकर किसी व्यवसाय में बड़ा पैसा क्यों लगाएगा? हाँ, कोई नहीं लगाएगा। भारतीय भागीदारी अधिनियम जो 1932 का है, उसके तहत बनी साधारण पार्टनरशिप में भी यही समस्या थी। एक पार्टनर के गलत फैसले या धोखाधड़ी का खामियाजा बाकी सभी पार्टनर्स को अपनी निजी संपत्ति से चुकाना पड़ सकता था। बाप रे, ये तो बहुत डरावना है ना? कंपनी अधिनियम 2013 और उसके बाद 2014 के नियमों ने भले ही एक पार्टनरशिप फॉर्म में अधिकतम 50 सदस्यों की सीमा तय कर दी, लेकिन जो मूल समस्या थी अनलिमिटेड लायबिलिटी की, वो जस की तस नहीं। इसी समस्या ने शायद आधुनिक कॉर्पोरेट संरचनाओं को जन्म दिया होगा। अगर मैं इसे वास्तुकला के नजरिए से देखूं तो एकल स्वामित्व एक टेंट लगाने जैसा है। टेंट दिलचस्प है। हाँ, मतलब जल्दी बन जाता है, आप अकेले उसके मालिक हैं, लेकिन एक तेज आंधी आई और उसे उखाड़ कर ले गई। इसके विपरीत एक कंपनी का ढांचा एक गगनचुंबी इमारत बनाने जैसा है। बिल्कुल, जिसका एक मजबूत फाउंडेशन होता है। एकदम। इसके नियम यानी कंप्लायंस और ऑडिटिंग बहुत सख्त होते हैं, लेकिन इसका एक अलग कानूनी वजूद होता है। यह अपने संस्थापकों से अलग एक आर्टिफिशियल पर्सन या कृत्रिम व्यक्ति की तरह काम करती है। और इसी अलग कानूनी वजूद के कारण सीमित देनदारी या लिमिटेड लायबिलिटी का सिद्धांत काम करता है। शेयरधारक का जोखिम केवल उसके द्वारा निवेश किए गए पैसों तक ही सीमित रहता है। मतलब घर बार बिकने का डर नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन भारत में एक दिलचस्प मध्य मार्ग भी है जो 2008 में आया। LLP। हाँ, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इसने विशेष रूप से वकीलों, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और सलाहकारों जैसे पेशेवरों के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया। क्योंकि LLP में आपको एक कंपनी की तरह सीमित देनदारी का सुरक्षा कवच भी मिल जाता है और एक साधारण पार्टनरशिप फर्म जैसा आंतरिक लचीलापन भी। एकदम सही। मतलब एक पार्टनर की गलती के लिए दूसरा पार्टनर व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होता, और ये ढांचा टैक्स के मोर्चे पर भी काफी कुशल साबित होता है। एक और ढांचा है जो वैश्विक स्तर पर एक विसंगति की तरह लग सकता है, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था में इसकी बहुत गहरी जड़ें हैं। आप HUF की बात कर रहे हैं ना? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ये किसी व्यावसायिक अनुबंध या एग्रीमेंट से पैदा नहीं होता, ये हिंदू कानून के तहत जन्म के अधिकार से बनता है। मतलब आप पैदा हुए और आप उस ढांचे का हिस्सा बन गए।
बिल्कुल। एक HUF का प्रबंधन परिवार के सबसे वरिष्ठ पुरुष सदस्य द्वारा किया जाता है, जिसे कर्ता कहते हैं। रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ये पारिवारिक संपत्ति को एक अलग इकाई के रूप में प्रबंधित करने और इनकम टैक्स में एक अतिरिक्त छूट प्राप्त करने का एक बहुत ही अनूठा तरीका है। ये बहुत ही स्पष्ट करता है कि व्यापार का ढांचा चुनना महज एक कानूनी खानापूर्ति नहीं है, बल्कि ये रिस्क मैनेजमेंट का एकदम पहला कदम है। सही बात है। तो चलिए अब मान लेते हैं कि हमने एक मजबूत ढांचा बना लिया है, वो गगनचुंबी इमारत तैयार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस इमारत को चलाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, जो पूंजी चाहिए, उसका प्रबंधन कैसे होगा? यहीं से असली खेल शुरू होता है। वित्तीय निर्णयों में दो सबसे भारी शब्द जो अक्सर सुनाई देते हैं वो हैं कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल। देखिए, ये दोनों शब्द समय के अलग अलग पैमानों पर काम करते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट रोजमर्रा की लिक्विडिटी का प्रबंधन है। मतलब डे टू डे खर्चे? हाँ, ये सुनिश्चित करना कि आज सप्लायर को भुगतान करने और कर्मचारियों को वेतन देने के लिए बैंक में पर्याप्त नकदी है या नहीं। लेकिन दूसरी तरफ कैपिटल बजटिंग भविष्य का निर्माण है, जैसे लंबी अवधि के निवेश। बिल्कुल, ये तय करना कि क्या हमें एक नई फैक्ट्री लगानी चाहिए, क्या किसी दूसरी कंपनी का अधिग्रहण करना चाहिए, और यहीं पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी पैसे का समय मूल्य, ये सिद्धांत पूरे खेल को नियंत्रित करता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अक्सर बहुत सतही तौर पर समझाया जाता है कि आज का 1 रुपया कल के 1 रुपये से बेहतर है। हाँ, लोग अक्सर बस इतना ही समझते हैं। लेकिन अगर हम इसके मैकेनिज्म को समझें तो मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन एक तरह का अदृश्य टैक्स है जो कॉर्पोरेट बैलेंस शीट को लगातार खोखला करता रहता है। एकदम सटीक बात कही आपने। अगर किसी प्रोजेक्ट से 5 साल बाद 10 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं तो फाइनेंस मैनेजर उस भविष्य के 10 करोड़ को आज के मूल्य में यानी प्रेजेंट वैल्यू में डिस्काउंट करता है। बिल्कुल, और वो जो डिस्काउंट रेट है ना, वो हवा में तय नहीं होता। वो इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी की पूंजी की लागत क्या है, जिसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। अगर कंपनी ने बाजार से मान लीजिए 12% की दर से पैसा उठाया है, तो कोई भी नया प्रोजेक्ट जो 12% से कम रिटर्न दे रहा है, वो असल में कंपनी के मूल्य को नष्ट कर रहा है, भले ही अकाउंटिंग के कागजों पर वो मुनाफे में दिख रहा हो। अरे वाह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और यहीं से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत का भी सीधा संबंध जुड़ता है। कैसे? देखिए, अगर एक फाइनेंस मैनेजर किसी प्रोजेक्ट ए को हरी झंडी दिखाता है तो वो केवल उस प्रोजेक्ट को स्वीकार नहीं कर रहा है, वो उन दर्जनों अन्य प्रोजेक्ट्स की हत्या भी कर रहा है जहां वो पूंजी लगाई जा सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि संसाधन सीमित हैं। हाँ, तो वो खोया हुआ सबसे बेहतरीन विकल्प ही अवसर लागत है। और क्योंकि भविष्य हमेशा अनिश्चित होता है, इसीलिए ये सारा गणित रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ पर आके टिक जाता है। वित्तीय सिद्धांत बहुत स्पष्ट है, अगर आप अधिक जोखिम उठा रहे हैं तो आपको उसके एवज में अधिक रिटर्न की मांग करनी ही चाहिए। इसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा डिकोड करते हैं। मान लीजिए सरकारी बॉन्ड्स पर 7% का रिटर्न मिल रहा है। ये रिस्क फ्री रिटर्न है क्योंकि सरकार की दिवालिया होने की संभावना लगभग 0 है। बिल्कुल। अब अगर कोई नई टेक स्टार्टअप मुझसे निवेश मांगती है तो मैं 7% पर तो उसे पैसा नहीं दूंगी। मैं कहूंगी कि चूंकि तुम्हारा बिजनेस मॉडल जोखिम भरा है, मुझे 15% का रिटर्न चाहिए। और ये जो अतिरिक्त 8% है, वही रिस्क प्रीमियम है। जी, ये वही जंक बॉन्ड्स वाला परिदृश्य है जिसका जिक्र आपने एकदम शुरुआत में किया था। एक दिवालिया होती कंपनी निवेशकों को इसलिए आकर्षित कर पाती है क्योंकि वो अपने बॉन्ड्स पर 20 या 25% का भारी भरकम यील्ड ऑफर करती है। तो निवेशक उस लालच में आ जाते हैं। हाँ, निवेशक उस उच्च रिटर्न के लालच में वो अत्यधिक जोखिम उठाने को तैयार हो जाते हैं। और देखिए, जोखिम को प्रबंधित करने का दूसरा बड़ा तरीका है विविधीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन। मतलब सारा पैसा एक ही टोकरी में न रखना। बिल्कुल, अपनी पूंजी को अलग अलग एसेट क्लास और अलग अलग सेक्टर्स में बांट देना, ताकि अगर एक क्षेत्र में मंदी आए तो दूसरा उसे संतुलित कर सके। लेकिन यहाँ मैं एक आम धारणा को चुनौती देना चाहती हूँ। कॉर्पोरेट दुनिया में हमेशा रिस्क मिटिगेशन या जोखिम को कम करने की बात होती है। ये तो है। अगर सरकारी बॉन्ड्स पूरी तरह सुरक्षित है तो कंपनियों को सिर्फ सबसे सुरक्षित प्रोजेक्ट्स में ही निवेश क्यों नहीं करना चाहिए? क्या एक अच्छे फाइनेंस मैनेजर का अंतिम लक्ष्य जोखिम को शून्य करना है? ये एक बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। जोखिम को शून्य करने का सीधा सा मतलब है विकास को शून्य कर देना। अच्छा। हाँ, एक फाइनेंस मैनेजर का काम जोखिम से बचना नहीं है,
बल्कि जोखिम की सही कीमत तय करना है। प्राइसिंग द रिस्क। बिल्कुल। अगर कोई प्रोजेक्ट भारी जोखिम वाला है लेकिन उसका संभावित रिटर्न उस जोखिम की तुलना में कहीं अधिक है, तो उस जोखिम को उठाना एक समझदारी भरा वित्तीय निर्णय है। समस्या जोखिम में नहीं है, समस्या उस जोखिम को गलत तरीके से आंकने या उसके लिए पर्याप्त रिटर्न ना मांगने में है। ये तर्क एकदम सटीक है, लेकिन यहाँ एक पेंच है। क्या? ये सारा गणित, ये सारे फॉर्मूले तब काम करते हैं जब फैसले लेने वाला व्यक्ति पूरी तरह से तर्कसंगत हो, मतलब वो पूरी तरह से रैशनल हो और उसका एकमात्र लक्ष्य कंपनी का फायदा हो। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। हकीकत ये है कि फैसले इंसान लेते हैं, और जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं तो ओनरशिप यानी शेयर होल्डर और मैनेजमेंट यानी सीईओ और डायरेक्टर्स अलग अलग हो जाते हैं। और यहीं से जन्म होता है एजेंसी प्रॉब्लम का। एकदम सही। तो क्या मैनेजर और शेयर होल्डर हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? दुश्मन तो नहीं कहूंगा, लेकिन ये एजेंसी थ्योरी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सबसे गहरी दुविधा है। एक सीईओ ये सोच सकता है कि उसे इसी साल अपना कार्यकाल पूरा करना है, तो वो रिसर्च और डेवलपमेंट का यानी R&D का बजट काटकर उसे अल्पकालिक मुनाफे में दिखा सकता है। अरे बाप रे, ताकि उसे भारी बोनस मिल जाए। हाँ, भले ही कंपनी का लंबी अवधि का भविष्य खतरे में पड़ जाए। यानी मैनेजमेंट जानबूझकर टाइम वैल्यू ऑफ मनी और जोखिम के सिद्धांतों की अनदेखी कर सकता है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए। हितों का ये सीधा टकराव कई बार बड़ी बड़ी कंपनियों को अंदर से खोखला कर देता है। तो इस इंसानी लालच का वित्तीय समाधान क्या है? क्या ऐसा कोई तरीका है जहां दोनों जीत सके? इसका सबसे लोकप्रिय समाधान है इंसेंटिव्स को अलाइन करना। मतलब प्रोत्साहन को संरेखित करना? हाँ, अगर आप सीईओ के वेतन का एक बड़ा हिस्सा कंपनी के स्टॉक ऑप्शंस में बदल देते हैं, तो अब वो भी एक तरह से शेयरधारक बन जाता है। अच्छा, तो अब अगर कंपनी डूबी तो उसका भी नुकसान होगा? बिल्कुल। अगर उसके फैसलों से शेयर की कीमत गिरती है, तो सीधे तौर पर उसकी अपनी संपत्ति कम होती है। इसके अलावा पारदर्शिता और स्वतंत्र ऑडिटिंग भी इस एजेंसी समस्या को नियंत्रण में रखने के महत्वपूर्ण औजार हैं। लेकिन एजेंसी थ्योरी पूरी तरह से शेयरधारकों के मुनाफे पर केंद्रित है। पिछले कुछ सालों में एक बड़ा वैचारिक बदलाव आया है जो स्टेक होल्डर थ्योरी की तरफ झुका है। ये बहुत प्रासंगिक विषय है आज के समय में। ये थ्योरी ये मानती है कि एक कंपनी एक वैक्यूम में काम नहीं करती, वो समाज के संसाधनों का इस्तेमाल करती है, हवा, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए उसकी जवाबदेही सिर्फ शेयरधारकों तक सीमित नहीं हो सकती। एकदम सही बात है। स्टेक होल्डर थ्योरी के अनुसार कर्मचारियों, ग्राहकों, सप्लायर्स और पर्यावरण के हितों को ध्यान में रखना केवल कोई परोपकार या चैरिटी नहीं है, यह दीर्घकालिक वित्तीय रणनीति का हिस्सा है। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित किया था। उन्होंने कहा था कि सामाजिक जिम्मेदारी का असली अर्थ सभी हितधारकों के लिए उचित काम करते हुए शेयरधारक मूल्य को अधिकतम करना है। और ये कोई खोखला आदर्शवाद नहीं है। अगर कोई कंपनी अपने पर्यावरण मानकों की अनदेखी करती है या कर्मचारियों का शोषण करती है, तो अल्पावधि में उसका मुनाफा बढ़ सकता है। कुछ समय के लिए बैलेंस शीट अच्छी लग सकती है। हाँ, लेकिन लंबी अवधि में वो प्रतिभाशाली लोगों को खो देगी, उस पर भारी कानूनी जुर्माने लग सकते हैं और ग्राहक उसके ब्रांड का बहिष्कार कर सकते हैं। अंततः इसका सीधा असर उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल और शेयर की कीमत पर ही पड़ेगा। इसी को संस्थागत रूप देने के लिए भारत में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135 लागू की गई। ये वही CSR वाला नियम है ना? बिल्कुल। इसके तहत एक निश्चित सीमा से अधिक टर्नओवर या मुनाफे वाली कंपनियों को अपने पिछले 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का कम से कम 2% कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR पर अनिवार्य रूप से खर्च करना होता है। मतलब ये कोई ऑप्शनल चीज नहीं है? नहीं, ये सिर्फ चैरिटी नहीं है। ये व्यवसायों को समाज के प्रति उनके कर्ज की याद दिलाने का एक कानूनी तंत्र है। बहुत खूब। तो हमने व्यापार के कानूनी ढांचे से लेकर जोखिम के गणित और फिर इंसानी व्यवहार की दुविधाओं तक का सफर तय किया है। अब उस बुनियादी भ्रम को सुलझाते हैं जो अक्सर नए प्रोफेशनल्स को होता है। फाइनेंस, अकाउंटिंग और इकोनॉमिक्स, ये तीनों अक्सर एक ही समझे जाते हैं, जबकि इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। जमीन आसमान का फर्क है इनमें, है ना? अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स तो आपूर्ति, मांग और राष्ट्रीय उत्पादन का एक व्यापक मतलब मैक्रो लेवल अध्ययन है। और अकाउंटिंग अनिवार्य रूप से एक ऐतिहासिक प्रक्रिया है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस। इसका काम है जो कुछ भी आर्थिक लेनदेन हो चुका है उसे सटीकता से दर्ज करना और वर्गीकृत करना। अगर मैं इसे एक यांत्रिक रूपक से समझाऊं
तो अकाउंटिंग किसी अंतरिक्ष यान के टेलीमेट्री और ब्लैक बॉक्स सिस्टम की तरह है। ये तुलना बहुत दिलचस्प है। हाँ, मतलब ये आपको पिछले सेकंड तक का बिल्कुल सटीक डेटा देता है कि कितनी ऊर्जा जली, तापमान क्या था और किस हिस्से में खराबी आई। ये बहुत जरूरी है, लेकिन ये अंतरिक्ष यान को चलाता नहीं है, या ये गाड़ी के रियर व्यू मिरर की तरह है। बिल्कुल, जो बताता है कि हम कहाँ से आए हैं, और वहीं से फाइनेंस की भूमिका शुरू होती है। एकदम सही। फाइनेंस उस यान का नेविगेशन कंप्यूटर है। वो अकाउंटिंग के ऐतिहासिक डेटा को लेता है, बाहर के आर्थिक वातावरण का यानी इकोनॉमिक्स का आकलन करता है और यह गणना करता है कि अगले तूफान को पार करने के लिए हमें किस कोण पर और कितनी तीव्रता से इंजन को जलाना होगा। अकाउंटिंग अतीत का सटीक विवरण है, जबकि फाइनेंस भविष्य की संभावनाओं का आक्रामक प्रबंधन है। और ये अंतर विशेष रूप से भारत जैसे विकासशील बाजार में और भी स्पष्ट हो जाता है। अगर हम भारत की बात करें तो अगर हम भारत के वित्तीय परिदृश्य के विकास को देखें तो 1991 के उदारीकरण ने, लिबरलाइजेशन ने एक फाइनेंस मैनेजर की भूमिका को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। 1991 से पहले क्या होता था? उदारीकरण से पहले का युग कैपिटल इश्यू कंट्रोल एक्ट के तहत एक तरह की घुटन का युग था, जहां पूंजी जुटाना सरकार की इच्छा पर निर्भर था। तो उस दौर में एक फाइनेंस मैनेजर का मुख्य काम शायद सिर्फ सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाना और फाइलें पास करवाना ही होता होगा। बिल्कुल, वो एक कंप्लायंस ऑफिसर से ज्यादा कुछ नहीं था। लेकिन 1990 के दशक के मध्य से सीबी के एक मजबूत नियामक के रूप में उभरने के बाद बाजार खुला, लेकिन खुलासे और कंप्लायंस के नियम बेहद सख्त हो गए। मतलब अब आपको निवेशकों को ये समझाना पड़ता है कि आप उनके पैसे का क्या करने वाले हैं। हाँ, और उससे भी बड़ा बदलाव विदेशी मुद्रा के मोर्चे पर आया। कठोर फेरा यानी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, उसको निरस्त करके फेमा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। रेगुलेशन से मैनेजमेंट। बिल्कुल, ये केवल नाम का बदलाव नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था। फेरा विदेशी मुद्रा को एक दुर्लभ राष्ट्रीय संसाधन मानता था, जिसे बचाकर रखना था। और फेमा इसे एक ऐसी संपत्ति मानता है जिसे प्रबंधित किया जाना है, जिसे मैनेज किया जाना है। तो इसका सीधा असर फाइनेंस टीम के दैनिक कामकाज पर पड़ा होगा। बहुत गहरा असर पड़ा। जब भारतीय कंपनियों ने वैश्विक बाजारों में कदम रखा तो उन्हें करेंसी एक्सचेंज रिस्क का सामना करना पड़ा। मतलब अगर एक कंपनी ने डॉलर में कर्ज लिया है और अचानक रुपया कमजोर हो जाए तो रातों रात कंपनी की देनदारी करोड़ों में बढ़ सकती है। यही कारण है कि अब फाइनेंस मैनेजर्स को हेजिंग, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरेस्ट रेट स्वैप्स जैसे जटिल उपकरणों का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये स्वैप्स कैसे काम करते हैं? मान लीजिए कंपनी ने फ्लोटिंग यानी बदलती ब्याज दर पर कर्ज लिया है, लेकिन बाजार में ब्याज दरें बढ़ने का अनुमान है, तो फाइनेंस मैनेजर तुरंत उसे स्वैप करके एक फिक्स्ड या स्थिर दर में बदल देगा, ताकि जोखिम कम हो जाए। स्मार्ट। इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के साथ लगातार बातचीत करना और उन्हें अपनी वित्तीय स्थिरता का भरोसा दिलाना भी अब एक अहम काम बन गया है। और आज के परिदृश्यों में ये सब मैन्युअल रूप से नहीं हो रहा है। तकनीक और विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रवेश फाइनेंस को एक नए युग में ले जा रहा है। ये सबसे बड़ी क्रांति है। अब एक फाइनेंस पेशेवर से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो सिर्फ बैलेंस शीट को टैली करे। वो काम अब सॉफ्टवेयर सेकंडों में कर देते हैं। बिल्कुल, अब एआई बिग डेटा का उपयोग करके भविष्य के रुझानों की भविष्यवाणी कर रहा है। वो सप्लाई चेन में संभावित जोखिमों का पता लगा रहा है और यहाँ तक कि करेंसी स्विंग की भी सटीक गणना कर रहा है। तो मतलब भूमिका पूरी तरह बदल गई है। हाँ, तकनीक ने फाइनेंस प्रोफेशनल को एक नंबर क्रंचर से एक रणनीतिकार बना दिया है। उसे अब सिर्फ अतीत नहीं देखना है, बल्कि भविष्य के लिए प्रोएक्टिव होना है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को एक धागे में पिरोएं, हमने देखा कि व्यापार का कानूनी ढांचा किस तरह जोखिम की नींव रखता है, कैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सिद्धांत हर रोज पूंजी के प्रवाह को निर्देशित करते हैं। हमने यह भी समझा कि एजेंसी प्रॉब्लम के रूप में इंसानी लालच किस तरह गणितीय मॉडल्स को चुनौती देता है और कैसे फेमा जैसे बदलावों और एआई के आगमन ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में फाइनेंस मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदल दिया है। ये स्पष्ट है कि वित्तीय प्रबंधन केवल बैलेंस शीट को संतुलित करने के बारे में नहीं है। ये एक संगठन की दृष्टि, उसकी जोखिम लेने की क्षमता और उसकी नैतिक जिम्मेदारी को संतुलित करने के बारे में है। बिल्कुल,